गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर अंशु सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपसे थोड़ी सी बात मैं करना चाहती हूँ, और वो ये कि वीडियोस तो बहुत पहले से, एजुकेशनल वीडियोस बहुत पहले से अपलोड किए जाते रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन कोरोना काल में जबकि क्लासरूम टीचिंग नहीं हो पा रही है, तो ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग एक एडप्टेशन के रूप में हमें लेनी चाहिए। यदि हम यूज्ड टू भी नहीं हैं तो भी हमें कोशिश करनी चाहिए ऑनलाइन टीचिंग करने की और ऑनलाइन स्टडीज़ करने की। लेक्चरर्स के द्वारा पीडीएफ्स भी दिए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को मैटर मिल सके, और इसीलिए आप सभी से मैं ये आग्रह करूँगी कि आप अपलोडेड वीडियोस किसी भी फैकल्टी के द्वारा अगर किए जाते हैं तो उनको निरंतर देखते रहें और पूरे वीडियोस देखें। आपको क्लासरूम टीचिंग वाला कंटेंट उनमें मिलेगा, और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी जगह पर किसी स्टूडेंट को या आपके किसी साथी को वो फैसिलिटीज़ मिल रही है या कोई टीचर पढ़ाने वाला मिल रहा है। हमें अगर ऑनलाइन मिल जाता है मैटर तो दैट इज़ अवेलेबल टू ऑल। और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो नया वीडियो डाला जाता है उसकी जानकारी हमें मिलती रहती है, नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है कि नया वीडियो अपलोड हुआ है, उसका टॉपिक क्या है, और अगर आपको उसकी आवश्यकता होगी तो आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलरली वीडियोस को देखते रहेंगे तो घर पे रहते हुए ही आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से ये बात कहूँगी कि आप वीडियोस पूरे देखें, साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। निषेचन क्या है? मेल और फीमेल गैमीट्स के आपस में संलयन को हम निषेचन कहते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं। अब प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर मेल गैमेट किस में पाए जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स में पाए जाते हैं, और फीमेल गैमेट दैट इज़ एग सेल किस पाई जाती है? ओव्यूल के अंदर। तो इन दोनों का यूनियन किस तरीके से होता है पौधे में वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक जब पॉलन ग्रेन पहुंचता है तो उसको हम परागण कहते हैं। वी कैन सी हियर क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर का स्टैमेन पॉलन ग्रेन्स हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब वो पहुंचते हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर उसी फ्लावर के स्टैमेंस उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब कुछ एजेंसीज होती हैं जिनके द्वारा परागण होता है, लेकिन उससे पहले ये फ्लो चार्ट है जो कि ये बता रहा है कि कितनी तरह का पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन फिर से दो तरह का होता है, ऑटोगेमी और यूटोनोगेमी। सजात पुष्पी परागण और स्वक परागण। स्वक परागण में क्या होता है कि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि सजात पुष्पी परागण में परागण उसी पादप पर किसी दूसरे फूल के, प्लांट वही है लेकिन फ्लावर अलग है, उसके वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित हो जाता है। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में परागण उस जाति के किसी अन्य पौधे पे स्थित पुष्प के ऊपर अगर स्थानांतरित होता है तो उसको जीनोगैमी कहते हैं। एक जगह पर, एक मैदान में
कई सारे पौधे एक से पौधे लगे हैं, तो एक प्लांट से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आता है, फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है, तो उसको हम जीनोगैमी कहते हैं। और जब अलग अलग जातियों के एक जाति का पॉलन ग्रेन किसी दूसरी जाति के पुष्प के ऊपर पड़ता है तो उसको हम हाइब्रिडिज्म कहते हैं। देन दी फर्टिलाइजेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो परागण है, परागण के लिए कई सारी एजेंसीज होती हैं या साधन होते हैं जिनके द्वारा पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। सबसे पहला जिसमें नाम है वो है एनिमोफिली या वायु परागण, जैसे कि मक्का में होता है, घासों में होता है, जहाँ पर हवा से पॉलन ग्रेन्स उड़ करके जाते हैं। दूसरा है हाइड्रोफिली या जल परागण, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। ये दो तरह का होता है, एक तो हाइफेड्रोफिली या जलाद परागण, जैसे कि नाजाज में या सिरेटोफिलम में होता है, और एक होता है जल पृष्ठ परागण, जो कि पानी की सरफेस के ऊपर तैरते हैं जब पॉलन ग्रेन्स, जिसको एफिड्रोफिली कहते हैं इंग्लिश में, जिस एग्जाम्पल इज़ वेलिस्नेरिया। उसके बाद आता है जूफिली। जूफिली के 5 प्रकार हैं। पहला है एंटोमोफिली या कीट परागण, अधिकतर पौधों में होता है, जितने भी कलर्ड फ्लावर्स होते हैं उनमें इंसेक्ट्स आकर के फ्लावर पे बैठते हैं और उनके साथ पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर तक चले जाते हैं। उसके बाद आता है पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली, पक्षियों के द्वारा। कैलेस्टिमोन बॉटल ब्रश बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद में चमगादड़ परागण, कीरोप्टेरोफिली एडेंसोनिया के अंदर पाया जाता है, किगेलिया में पाया जाता है। उसके बाद होता है मेलेकोफिली या शंभूक परागण, घोंघों के द्वारा जो होता है वो है एरोइड्स के अंदर पाया जाता है। और फिर पिपीली का परागण या मिर्मेकोफिली हमने देखा होगा, जो लताएं होती हैं उनके ऊपर चींटियां चल रही होती हैं, तो उन चींटियों के द्वारा जो परागण होता है वो पिपीली का फिल्ली कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन को पढ़ने के लिए हमें कई सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा। पहला है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आखिर जर्मिनेट कैसे होता है? पराग नलिका का मार्ग क्या है? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है? पॉलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे एंटर करती है? पॉलन ट्यूब का एम्ब्रियो के अंदर एंट्री कैसे होती है? मेल गैमेट्स कैसे डिस्चार्ज होते हैं? गैमेट्स का फ्यूजन कैसे होता है? और डबल फर्टिलाइजेशन, गैमेटिक फ्यूजन के अंदर हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक पॉलन ग्रेन है, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ये एक पॉलन ग्रेन है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि पॉलन ग्रेन जो है वो या तो 2 सेल्ड या 3 सेल्ड स्टेट में बाहर निकलता है। 2 सेल्ड स्टेट में वाला ये पॉलन ग्रेन है जिसमें जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस है। ये एक स्टिग्मा है स्टिग्मा के ऊपर आकर के पॉलन ग्रेन पड़ता है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पड़ने के बाद उसकी जर्म ट्यूब निकलती है और जर्म ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस आगे प्रोसीड करता है। और नीचे जो ये वाइट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर दी ओव्यूल्स इन द ओवरी। दिस फ्लैश शेप्ड स्ट्रक्चर इज़ द ओवरी। उसके बाद ये और आगे प्रोसीड करती है और पॉलन ट्यूब ओवरी तक, ओव्यूल तक पहुंच जाती है। और इधर ऊपर की देखें आप, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो जनरेटिव सेल है वो 2 हिस्सों में, 2 स्पोर्ट्स के अंदर बट गया है वो। उसके बाद
नेक्स्ट अब ये जो दो ट्यूब न्यूक्लियस धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है और जो मेल गैमेट्स हैं, दो मेल गैमेट्स हैं, वो एंटर होने लगते हैं ओव्यूल के अंदर। अब ये ओव्यूल में अंदर दो स्पर्म्स या मेल गैमेट्स कह सकते हैं हम इनको, ये उसके नीचे ये इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल की, और इसमें एक तो एग न्यूक्लियस है और एक सेंटर में सेंट्रल सेल का पोलर न्यूक्लियाई है। दो पोलर न्यूक्लियाई आकर के इन्होंने सेंट्रल सेल बनाई। तो ये जो दो मेल गैमेट्स हैं, इनमें से एक एग सेल से फ्यूज़ होगा और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होगा। अब ये है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, दिस इज़ अ स्टिग्मा जिसका सेलुलर व्यू है। पोलन ग्रेन के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रेन फूल जाता है और उसमें से जर्म ट्यूब निकल जाती है जर्म पोर वाले रीजन से। अब ये जर्म ट्यूब जो है ये आगे की तरफ बढ़ती है। जनरली एक पराग कण से एक ही पराग नलिका निकलती है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जब एक निकलती है उसको हम मोनोसाइफनस कहते हैं, ये एक नलिकी ये कहते हैं। लेकिन कुछ फैमिलीज़ होती हैं, कुकुरबिटेसी है, मालवेसी फैमिली है, उनके अंदर ज़्यादा पराग नलिकाएँ भी निकल जाती हैं। जैसे कि एल्थिया रोज़ा है, उसके अंदर 10 पराग नलिकाएँ निकलती हैं। मालवा नेलेक्टा के अंदर 14 जर्म ट्यूब्स निकलती हैं। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा पराग नलिकाएँ भी निकल सकती हैं, लेकिन मेनली एक ही निकलती है। और जो एक से ज़्यादा जब निकलती हैं तो उसको हम पॉलीसाइफनस स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये स्टाइल के अंदर आगे मूव करती हैं। तो स्टिग्मा का काम क्या हुआ? पहला काम स्टिग्मा का हुआ किसी पोलन ग्रेन को स्थान देना। दूसरा काम हुआ अंकुरण के लिए नमी प्रदान करना। तीसरा पोलन ग्रेन को शुष्कता से संरक्षित करना। चौथा पराग नलिका को उस समय तक जब तक कि वो वर्तिकाग्र के कंडक्टिंग टिश्यू ट्रांसमिटिंग टिश्यू के मध्य एंटर नहीं करती, तब तक उसको आवश्यक नमी प्रदान करते रहना। अब पोलन ट्यूब स्टाइल में से हो करके वो ओव्यूल तक पहुंचती है। बहुत से पौधे होते हैं, जैसे कि आर्जिमोन है। आर्जिमोन के अंदर आर्जिमोन मैक्सिकाना सत्यानाशी का जो पौधा है, उसके अंदर क्या होता है कि स्टाइल होती नहीं है। जब स्टाइल नहीं होगी तो स्टिग्मा से सीधे ओवरी तक पहुंच जाएगी जर्म ट्यूब। बहुत से प्लांट्स के अंदर ज़्यादा लंबी होती है। तो स्टाइल के अंदर कैसे मूव करती है कि एक विशेष प्रकार का ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है स्टाइल में, उस टिश्यू के बीच बीच में से होकर के पोलन ट्यूब जाती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू स्टाइल 3 तरह की होती है। एक तो ओपन स्टाइल या खुली वर्तिका, जिसमें बीच में एक चौड़ी नलिका होती है, एक चौड़ी ट्यूब होती है, हॉलो ट्यूब होती है। तो पोलन और उसकी जो इनर सरफेस होती है वो स्लाइमी होती है, चिपचिपी पदार्थ होता है। तो पोलन ट्यूब उसके सहारे मूव करती है उस ल्यूमन के अंदर, जैसे कि पेपरवेरेसी के अंदर, एरिस्टोलोकेसिया के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर होता है। उसके बाद आती है हाफ क्लोज्ड, जबकि ट्रांसमिटिंग टिश्यू थोड़ा ज़्यादा होता है और बीच का जो ल्यूमेन है या बीच की जो ट्यूब है वो बहुत छोटी सी होती है। और ये टिश्यू जो होता है ट्रांसमिटिंग टिश्यू ग्रंथिल कोशिकाओं का बना हुआ होता है, सिक्रेटरी सेल्स होती हैं। कैक्टेसी के अंदर ये हाफ क्लोज्ड स्टाइल होती है। और एक होती है सबसे ज़्यादा
कॉमन जो कि क्लोज्ड स्टाइल है, क्लोज्ड स्टाइल के अंदर ट्यूब नहीं होती, वो एकदम कॉम्पैक्ट होती है और उसमें कॉम्पैक्ट ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है। और ट्रांसमिटिंग टिश्यू में ऐसी वाली में क्या होता है, धतूरा के अंदर, कपास वगैरह में होती है। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब क्या होती है कि वो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं ना, कंडक्टिंग टिश्यू के बीच की जो सेल्स हैं उनके बीच वाले स्थान अंतराकोशिक स्थलों में से होती हुई अंडाशय की तरफ वो वृद्धि करती है। अब दो फैक्टर्स काम करते हैं इसमें, इसके पोलन ट्यूब के मूवमेंट में। पहला तो फैक्टर है पराग नलिका के शीर्ष में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता है। शीर्ष पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किससे बना, जो प्रोटोप्लाज्म पोलन ट्यूब के टिप पे आया है, विच इज कंटेनिंग ट्यूब न्यूक्लियस एंड द मेल गैमेट्स और जनरेटिव सेल। If the division has not taken place, then there will be 2 cells. तो ये जो द्रव स्थैतिक दाब है या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, उसके कारण पोलन ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ती है। और दूसरी चीज़ है कि पोलन ट्यूब का जो टिप है, उस टिप से कुछ एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं और ये एंजाइम्स सेल्स के बीच की जो मिडिल लैमिला है उसको घोल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेसेस चौड़े हो जाते हैं और पोलन ट्यूब आगे वृद्धि कर देती है। अंडाशय की ओर जो बढ़ने का ये मूवमेंट होता है, ये कहलाता है कीमोटैक्सिस मूवमेंट या रासायनिक अनुचलन। अब एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कैसे होती है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब 3 तरह से हो सकती है। ओव्यूल तक पहुंच गई पोलन ट्यूब स्टाइल से होकर के। अब ये 3 तरह से हो सकती है। पहला है पुरोगैमी या बीजांड द्वारीय, जिसमें द ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज ए डायग्राम यू कैन सी हियर। बी डायग्राम इज द चैलेजोगैमी, जबकि ओव्यूल में चैलेजल एंड की तरफ से पोलन ट्यूब ने एंटर किया। और तीसरा हो गया मीजोगैमी, यानी कि इन बिटवीन द माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड, कहाँ से, इंटेग्यूमेंट से एंटर की। तो ये पोरोगैमी, चैलेजोगैमी एंड मीजोगैमी, ये 3 तरह की एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल है। अब ये भले ही चैलेजल एंड से एंटर करे या माइक्रोपाइलर एंड से करे या इंटेग्यूमेंट से एंटर करे, अल्टीमेटली वो पहुँचेगी कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड पे पहुँचेगी और वहाँ से फर्टिलाइज करेगी। अब कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम ऑब्ट्यूरेटर्स कहते हैं। ये ऑब्ट्यूरेटर्स बेसिकली दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द inner integument, just near the inner integument from the nuclear cells, and these obturators are the cells which provide nutrition to the developing embryo. तो ये काम क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं ये ऑब्ट्यूरेटर्स। दी सेल्स हेल्प द पोलन ट्यूब को ऑब्ट्यूरेटर्स अट्रैक्ट करने का काम करते हैं और वो बताते हैं कि भाई आपको यहाँ से एंटर करना है, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। अब ये जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो कैसे होती है, अंदर पहुंच गई पोलन ट्यूब, एम्ब्रियो सैक में पहुंच गई। अब एम्ब्रियो सैक में ये 2 तरह से मूव कर सकती है, या तो ये सिनर्जिड्स और एक्सेल के बीच में से एंटर करेगी या फिर सिनर्जिड को बेध कर ये अंदर एंटर करेगी। अब ये जब ये अंदर एंटर कर गई तो
अंदर जाने के बाद इसका जो केंद्रक है या पोलन ट्यूब आगे जाकर के बाइफर्केट हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है और दोनों न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियस जो है, जैसे कि आप मेल गैमेट, एक मेल गैमेट दूसरे नंबर के डायग्राम में आप देखें, एक मेल गैमेट तो एग से फ्यूज़ कर गया और दूसरा मेल गैमेट जो है वो बीच में तीसरे डायग्राम में आप देखें सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज़ हो रहा है। अब ये हो करके इसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया जो कि 2n था, या उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर एंडोस्पर्म सेल जो है उसके अंदर दो न्यूक्लियाई हो गए, एक तो 2n और एक n, जो कि बाद में फ्यूज़ करके 3n या 3x न्यूक्लियस बना लेता है। उसके बाद दिस इज अ डायग्राम विच शोज the dissolution of the wall of the tube, पोलन ट्यूब डिज़ोल्व हो रही है। अब ये जो किस तरीके से एग सेल से फ्यूज़ कैसे करता है, एग सेल है जो स्पर्म न्यूक्लियस है, ये डायग्राम में देखें आप, स्पर्म न्यूक्लियस है, वो स्पर्म न्यूक्लियस पहले लंबा हो जाता है, लंबा होने के बाद में अनकॉइलिंग हो गई उसकी, अनकॉइलिंग के बाद वो अंदर एंटर कर जाएगा, अंदर एंटर करके फिर वापस वो अपनी पुरानी शेप ले लेगा, देन इट विल फ्यूज़ सक्सेसिवली विद दी एग सेल। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन दो प्रक्रिया होती है, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो ट्रू फर्टिलाइजेशन जिसमें कि मेल गैमेट और एग सेल फ्यूज़ हुए, 2n एम्ब्रियो 2n जाइगोट बन गया। एक होता है ट्रिपल फ्यूजन जिसमें पहला फ्यूजन तो ये होगा कि दो पोलर न्यूक्लियाई जो कि पोल से एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के वक्त जो बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस बना रहे थे, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई आ गए, 2n केंद्रक बन गया और इस 2n केंद्रक के साथ में एक मेल न्यूक्लियस और आकर के फ्यूज़ किया तो उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया जो कि 3n हुआ। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, एक तो एग के साथ और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर इन प्लांट्स। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।